अच्छा ये बताओ, एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? जेड के इक्वल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल सबसेल में क्या करना, डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर है? तो बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पॉली एक्सक्लूजन लॉ क्या बोलता है, किसी भी एटम में, किसी भी एटम मतलब किसी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए ऑल फोर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, सेम नहीं हो सकती। किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, ऑल फोर क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम। ऑल फोर क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, एन, एल, एम और एस। ठीक है, तो पॉली एक्सक्लूजन लॉ बेसिकली क्या बताता है, किन्हीं भी दो, क्या बोलते हैं, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। आइदर आपकी तीन वैल्यू सेम हो सकती हैं लेकिन चौथी वैल्यू कहीं ना कहीं क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यानी कि चारों वैल्यू की, चारों जो होती है, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, सेम नहीं हो सकती। क्लियर है? यही लॉ आगे बताता है, यही लॉ, अभी आपको ये नहीं पता है, आपने तो ऑर्बिटल सीख लिया ना, अभी आपको ये नहीं पता है कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यही लॉ आगे बताएगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में, दिस लॉ इज फर्दर स्टेट्स दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, इसका रीज़न समझना। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मैं लिखा दूँ स्टेटमेंट में समझना। जैसे अगर लिथियम की बात करूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन करें, अबे पैर और ये क्या मतलब, रोड स्प्रिंग लगा के रखे हो क्या? ठीक है, अगर लिथियम की बात करें, देखो लिथियम की अगर बात करें बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 और 2s1, यही होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखा दो, इसमें बस इतना सी बात समझना, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखें, तो इधर देखना, अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे लिख लो सेकेंड इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, थर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, फर्स्ट सेल में, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है यहाँ पे? और सेकंड किस सब सेल में है, एस सब सेल में है, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और एम की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब बात आती एम की, एस की वैल्यू के लिए। ठीक है, इधर देखो एस की कितनी टोटल वैल्यू पॉसिबल है बेटा, 2, एक तो प्लस हाफ और एक प्लस हाफ। क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर माइनस हाफ है तो रिप्रेजेंट करेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो हमने एक ऑर्बिटल में, ये 1s ऑर्बिटल है, बस में एक ही ऑर्बिटल होगा, अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बिठा देते, 2 से ज़्यादा, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक तो ऐसे कर हो गया, क्लियर है, और एक क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता तो आपको या तो ऐसे रखना पड़ता है, या तो अपवर्ड रख, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाता तो एक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाती कि नहीं आ जाती? क्यों? क्योंकि अगर इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी एन कितना है, एल कितना है, 0 ही है क्योंकि एस में ही है। एम कितना है, अगर एस की वैल्यू अगर हम एक प्लस हाफ ले लें तो एक को कैसा लेना पड़ेगा, माइनस हाफ। समझ पा रहे हो क्या आप? अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता बेटा, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता तो एक चार, ये तो तीनों सेम होते हैं, बट ये क्या है, इसमें क्या आ जाता, सिमिलैरिटी आ जाती कि नहीं, या तो प्लस हाफ होता है या, इसीलिए क्या होते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्लियर है? किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पाउली लॉ, फॉर एनी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो होती है ऑल 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम। अगर मान लो यहाँ पे गलती से मान लो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 1s3 कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन रख देते, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करना पड़ता, एन तो सेम होता है, एल तो सेम होता है, एम भी क्या होता है, लेकिन एस क्या लिखते हैं, एस आइदर प्लस हाफ लिखते हैं या, तो चौथी क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाती है कि नहीं आ जाती? तो इसी के अकॉर्डिंग बोलता है बेटा कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। बोलो हाँ ना, तो बोलो, समझ में आया ये? तो कभी कभी पूछता है कि मैक्सिमम किस लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है
कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस लॉ के अकॉर्डिंग? पाउली के अकॉर्डिंग। क्यों? अगर ऐसा नहीं होता, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हमने बिठा दिया होता किसी ऑर्बिटल में, तो क्या होता कि 3 क्वांटम नंबर तो सेम होती, एन और एल और एम की वैल्यू तो सेम होती, बट एस की वैल्यू क्या हो जाती, मतलब एस की वैल्यू भी सेम हो जाती। समझ पा रहे हो कि नहीं? एस की वैल्यू भी सेम हो जाती। ये हमारे ये मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अगर थर्ड और इलेक्ट्रॉन के लिए तो एन की वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना है, एल की वैल्यू 0, एस की एम की वैल्यू, एस की वैल्यू +½ या -½ कुछ भी आपकी मर्जी, ठीक है। प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे वो आपको तो बता नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो +½ भी हो सकता है और -½ ठीक है। तो पाउली एक्सक्लूजन लॉ क्या बोलता है बेटा, किसी भी किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। और दूसरा क्या बोल, इसी के आगे का दिस लॉ इज फर्दर स्टेट दैट कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। समझ में आया? पॉइंट लिखो फिर। इन एन एटम for any 2 electron cannot have same values of all 4 quantum number, same values of all 4 quantum number। सेकेंड पॉइंट लिखना, दिस लॉ इज फर्दर स्टेट्स दैट, दिस लॉ इज फर्दर स्टेट्स दैट there are only 2 electron is possible, 2 electron, there are only 2 electron is possible in any एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, मैंने DZ² का आपको शेप बनाने के लिए बोला था, बना के आए हो? हाँ, बन गया है? पढ़ लिख के आए थे, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ली थी कि ऐसा क्यों बनता है। चलो अभी बताते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको फटाफट लिख जाओ। समझ में आए कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम क्यों नहीं हो सकती। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन में अगर किसी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो एक क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ जाती, सेम आ जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बस यही रखना, पाउली में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम, बस इतनी सी बात याद रखनी है। सेकंड पॉइंट, सेकंड हेडिंग डालना, होन्स रूल। हाँ, हो गया, लिख लिया। सेकंड हेडिंग डाला बेटा, इधर समझना बहुत ध्यान से। होन्स रूल क्या बोलता है बेटा? होन्स रूल ये बोलता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल में जो होती है इलेक्ट्रॉन की जो होती है पेयरिंग का मतलब क्या हुआ, कपल करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सेम डायरेक्शन में क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। जब तक सेम डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, फिल ना हो जाए। जैसे अभी समझना, डीजनरेट ऑर्बिटल, जैसे अगर हमें P4 का कॉन्फ़िगरेशन करना है, P4 का कॉन्फ़िगरेशन करना, P4 का मतलब क्या हुआ कि P सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। P सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं आप, ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर है? तो अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करोगे, आप इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना स्टार्ट किए तो क्या हुआ, अगर आपने पहले मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब तक फिल करोगे जब तक क्या हो जाए, जब तक ये हाफ फिल्ड ना हो जाए। क्लियर है? अब क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉन बच गया है तो क्या करना स्टार्ट करोगे, पेयरिंग करना स्टार्ट। कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, 1, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको अगर सारा अपवर्ड किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड करना पड़ेगा। तो यही बोलता है कि किसी भी डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं जब तक सेम डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। क्लियर है? अगर आपने मान लो ए बी क्वेश्चन पूछता है विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द होन रूल, अगर आपने स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में भरना स्टार्ट किया, आपकी मर्जी, आप चाहे क्लॉकवाइज भी भर सकते हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कोई वो नहीं है रूल।
तो आपने अगर पहले क्लॉकवाइज आपने एंटी ऐसा भी भर सकते हो, लेकिन अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज भरना स्टार्ट किया तो फिर आपको सारे में कैसा भरना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर एक इलेक्ट्रॉन बचा, क्लियर है। ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू द होन रूल, सही है। नेक्स्ट बताना है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द होन रूल है क्या। क्वेश्चन ऐसे पूछता है विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द होन रूल, 4 बॉक्स बना के दे देगा, उसमें आपको देखना रहेगा, ठीक है। देखना क्या रहेगा, बस आपको ये देखना कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सेम डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हाफ फिल्ड ना हो जाए। अगर मैंने ऐसा भरना स्टार्ट किया, अगर एक को ऐसा भर दिया तो ये क्या होंड के रूल के अकॉर्डिंग है क्या, नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर भरना है तो इसको भी क्या होना चाहिए था, क्लॉकवाइज होना चाहिए, यानी कि ये होंड रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर ऐसा बना के दे दिया तो ये क्या होंड रूल के अकॉर्डिंग है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले सेम डायरेक्शन में क्या करना चाहिए था, हाफ फील्ड करना चाहिए था। फिर उसकी जब एक बार सब सेल क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, तब क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होती, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर मैं अपन बात करूँ D7 कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अपने को फील करने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन फील करने हैं। तो आप क्या करना, 7 इलेक्ट्रॉन फील करना स्टार्ट करो। 7 अगर आपने एक बार क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दिया तो क्या करना है, फिर आपको क्लॉकवाइज ही भरना है, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन फील हो गए, अब क्या करोगे, आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे। पेयरिंग स्टार्ट, एक बार क्लॉकवाइज भर दिया तो आप किस भरोगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज भर दिए तो क्या हो जाएगा भाई, क्लॉकवाइज भर दिए तो क्या हो जाएगा, हाँ, पाउली का लॉ फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो आप क्या करोगे बेटा, फिर एंटी क्लॉकवाइज भरना पड़ोगे। ये भी सही अकॉर्डिंग टू द होन रूल है, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें, अगर D5 की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अगर हमने आप एक बार किसी को भरना स्टार्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपने जिससे स्टार्ट कर दिया फिर उसी लॉ को पूरा कहाँ तक फील्ड फॉलो करना है, जब तक हाफ फील्ड ना हो जाए, क्लियर है। और क्या कर दो आप, ये भी क्या है, विच होन रूल के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट बताओ ये क्या होन रूल के अकॉर्डिंग है क्या, हाँ, होन रूल के अकॉर्डिंग है क्या, नहीं है। तो समझ में आया। तो डीजनरेट ऑर्बिटल में बेटा इलेक्ट्रॉन, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक क्या हो जाए, जब तक यह क्या हो जाए, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड ना हो जाए। और हाफ फील्ड होने के साथ साथ उनकी स्पिन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी। स्पिन का मतलब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज है कि अगर आपने एक बार क्लॉकवाइज भरना स्टार्ट किया तो पूरे उसमें क्या भरेंगे, क्लॉकवाइज भरेंगे। अगर आपने एक बार एंटी क्लॉकवाइज भरना स्टार्ट किया तो क्या करेंगे, हाफ फील्ड तक एंटी क्लॉकवाइज फील करेंगे। समझ में आया, पॉइंट लिखो। अकॉर्डिंग टू होन्स रूल, according to Hund's rule, pairing of electron in degenerate orbital, pairing of electron in degenerate orbital is not take place until degenerate orbitals are half filled and degenerate orbitals are half filled and spin of electron is also same. Spin of electrons is also same. स्पिन का मतलब क्या हुआ, अगर आपने एक बार क्लॉकवाइज भरना स्टार्ट किया तो फिर कब तक क्लॉकवाइज भरोगे, जब तक हाफ फील्ड ना हो जाए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, बना लो फटाफट इसको। विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन लिखना, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू Hund's and Pauli law, which is not according to Hund's and Pauli law.
आपके ऑप्शन है बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। हाँ IDK का मतलब क्या है? आई डोंट नो। ठीक है ठीक है, तो आई डोंट नो जो ऑप्शन हो तो तीनों तीनों गलत है, तीनों गलत है। बहुत ही बढ़िया बेटा। मैंने क्या बोला ऑप्शन में? विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द होर्न्स एंड पाउली लॉ। दोनों लॉ को कौन वायलेट कर रहा है ये निकालना है आपको। किसी एक को एंड का मतलब समझते हो क्या? एंड का मतलब क्या होता है? और तो जो दोनों लॉ को वायलेट कर रहा है, दोनों लॉ को वायलेट करने का मतलब होर्न्स को भी वायलेट करे और पाउली को भी वायलेट करे। समझ में आ रहा है? होर्न्स को भी वायलेट करे और पाउली। ये सिर्फ किसको वायलेट कर रहा है? होर्न्स को। ये सिर्फ किसको वायलेट कर रहा है? इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। क्लियर है? ये किसको वायलेट कर रहा है? ये किसको वायलेट कर रहा है? होर्न्स को। भाई होर्न्स ने क्या बोला था पे कि आपने कैसा भरना स्टार्ट किया है? कुछ तो क्या है, क्लॉकवाइज है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज है। बाकी ये पाउली को वायलेट कर रहा है क्या? बोलो, पाउली को वायलेट कर रहा है क्या ये? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये होर्न्स को भी वायलेट कर रहा है और तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। होर्न्स एंड पाउली का मतलब क्या हुआ? जो दोनों लॉ को वायलेट करे। समझ में आया क्वेश्चन क्या? फिर समझाऊँ एक बार? हाँ आया समझ में? भाई ये लॉ को सिर्फ और सिर्फ किसको वायलेट कर रहा है? होर्न्स को। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपने एक बार क्लॉकवाइज भरना स्टार्ट किया तो सारे सबका क्लॉकवाइज भरना पड़ेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। क्लियर है? पाउली कहीं पे यहाँ पे वायलेट हो रहा है क्या? पाउली कहीं पे वायलेट नहीं हो रहा है। बोलो, तो ये हमें दोनों ऐसा ऑप्शन चूज करना है बेटा जिसमें होर्न्स और पाउली दोनों क्या हो जाए? वायलेट हो। क्लियर है? दोनों क्या हो? गलत हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन वायलेट हो रहा है? होर्न्स। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपने क्लॉकवाइज भरना स्टार्ट किया था तो ये भी कैसा होना चाहिए था? क्लॉकवाइज होना चाहिए था। जबकि ये कैसे दोनों कैसे आ गए? एंटी क्लॉकवाइज आ गए। अगर मैं आपसे पूछता कि विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द होर्न्स लॉ तो वो आपके क्या होते? तीनों सही होते। लेकिन आपने मैंने कोई पूछा विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द होर्न्स एंड पाउली लॉ। होर्न्स एंड, तो यानी कि आपको दोनों ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन होर्न को भी वायलेट कर रहा है और पाउली को भी। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने एक बार क्लॉकवाइज भरना स्टार्ट किया तो सब कुछ क्या करना पड़ता? क्लॉकवाइज भरना पड़ता। लेकिन आपने क्या कर दिया यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो वायलेट हो गया। दूसरा क्या बोलता है? पाउली क्या बोलता है? किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं। ये देखो चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाएगी नहीं। क्लॉकवाइज अगर प्लस हाफ है तो दूसरे वाले के लिए भी क्या आ गया? प्लस हाफ हो गया। तो ये समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया भाई? नेक्स्ट हेडिंग डालो। थर्ड रूल, अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल। इधर देखना, बुक बेटा घर पे पढ़ा करो। ठीक है? यहाँ पे क्लास में पढ़ने के लिए नहीं है।
नेक्स्ट अबाव प्रिंसिपल क्या बोलता है? अबाव प्रिंसिपल ये बोलता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एनी सबसेल में, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हो? सबसेल में भरते हो। कहाँ से भरोगे? लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी कि सबसेल में, वो कहाँ से आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करोगे? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? लो एनर्जी लेवल में, फिर उसके हाई एनर्जी लेवल में, फिर उससे ज़्यादा हाई, फिर उससे ज़्यादा हाई। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो सबसेल में करते हो आप, वो किससे करते हो आप? लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, ठीक है, लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। और जो किसी सबसेल की एनर्जी डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है? n+l वैल्यू पे, n+l वैल्यू पे, यानी कि जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी? उस सबसेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा, इधर देखो, अगर मैं बात करूँ 1s 2s 2p 4s, ठीक है, अगर मैं इनके एनर्जी की बात करूँ, किस सबसेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे बताओ n+l की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 + 0, तो कितना आ जाएगा? 1, ये कितना है? 2 प्लस ये कितना है? ये कितना है? 4 + 0, तो यानी कि ये कितनी वैल्यू आ गई? 1, ये कितनी आ गई? ये 4, ठीक है। तो यानी कि अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछे जाए तो किस सबसेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? 4s की, सबसे कम किसकी होगी? यानी कि 1s। एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? n+l, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले किस सबसेल में जाएगा? 1s में, फिर किस में जाएगा? फिर किस में जाएगा? 2p में, फिर किस में जाएगा? 4s में। मैं तो इसमें इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है बात? तो यानी कि किसी भी सबसेल की एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? n+। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किन्हीं दो सबसेल के लिए n+l की वैल्यू क्या आ जाती है? सेम आ जाती है। अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो आपकी एनर्जी जो होती है किस पे डिपेंड करेगी? n वैल्यू पे। समझो इधर क्या मतलब है। जैसे अगर मैं बात करूँ 2p, क्लियर है, 3s, और अगर मैं बात करूँ, रुक जाओ, थ्री पी 4s, या तो और आगे करो थोड़ा सा, 4p 5s 3d, ठीक है। इनके लिए n+l की वैल्यू निकालो। इनके लिए 4p के लिए कितना होगा? p के लिए l कितना होगा? यहाँ पे n कितना है? 4p के लिए n, तो कितना आ गया? तो n+l की वैल्यू क्या आ गई? अगर ऐसे सबसेल जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम आती है तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? सिर्फ और सिर्फ n पे, n वैल्यू पे। तो n किसके लिए सबसे ज़्यादा है? 5s के लिए। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 5s की। फिर किसके बाद n सबसे ज़्यादा है? 4p। तो फिर कौन आएगा? फिर उसके बाद कौन आएगा? 3d। समझ में आया? अगर n+l की वैल्यू किन्हीं दो सबसेल के लिए सेम आ जाती है तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? n वैल्यू पे। लेकिन ये कब लगाएंगे? जब n+l की वैल्यू क्या हो जाए? नहीं तो एनर्जी किसी सबसेल की किस पे डिपेंड करती है? n+l वैल्यू पे। समझ में आया क्या? पॉइंट लिखो पहले। इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड electron are filled in any subcell from low energy state to high energy state। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ पे होगी? लो एनर्जी से हाई एनर्जी में। अच्छा 1p पॉसिबल है क्या? 1p पॉसिबल है क्या? 1p ऑर्बिटल पॉसिबल है? सबसेल पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? n और l की वैल्यू सेम। 2d पॉसिबल है क्या? 3f। लिख लिया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखना, एनर्जी ऑफ सबसेल इज डिपेंड्स ऑन n+l वैल्यू
more n plus l value, more n plus l value indicate more n plus l value indicate more energy, यानी कि जिसके लिए n plus l वैल्यू ज़्यादा रहेगी उसकी एनर्जी क्या रहेगी भाई, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना, मोर n plus l वैल्यू इंडिकेट मोर एनर्जी। थर्ड पॉइंट लिखना, if n plus l value is same, if n plus l value is same for any two subcell, then energy depends on n value क्लियर हो भाई। एग्जाम्पल लिख लो, ये एनर्जी का ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है ये, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लिख लिया इसको। तो एनर्जी किसी सबसेल के किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ n प्लस एल वैल्यू पे। n प्लस एल वैल्यू जितना ज़्यादा होगा एनर्जी, खा पी के नहीं आया क्या, नाश्ता वास्ता नहीं करके आया क्या, n प्लस एल वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी, अगर n की वैल्यू सेम आ गई तो, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, n पे। क्वेश्चन लिखना, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, arrange the increasing order of subcell। ये है आपका, इसको अरेंज करना है, ns n-1p n-2d n-3f n+1p, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। हुआ किसी से, बहुत बढ़िया। हो गया, क्या आंसर आया, ये n+2 कहाँ से आ गया तुम्हारा, बोल रहे हुआ आपसे, अरेंज तो करो ऑर्डर, हुआ भाई आपसे। ये 6 8 6 ये तुम्हारा, ये सब क्या है, क्या सपोज कर रहे हो, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं है क्या। तो सर n के चक्कर में तो पढ़ना है, जब सपोज कर सकते हो कॉमन हर जगह। आपसे हुआ भाई, दिखाना क्या हुआ।
इधर देखो, यहाँ पे n के टर्म में दे दिया, उससे कोई घबराना नहीं है, कोई घबराने वाली बात आपसे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताओ वैल्यू कितनी है ns की, n+0 कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, बोलो समझ में आए। n-1 p की एनर्जी कितनी होगी, n-1 प्लस l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो n-1 प्लस 1, तो 1 कैंसिल हो गया, इसकी भी एनर्जी कितनी आ गई। n-2 की अगर बात करें, n-2 प्लस n2 से 2 कैंसिल हुआ, कितनी आ गई एनर्जी, n आ गई। n-3 की बात करें, n-3 प्लस तो एनर्जी कितनी आ गई, n आ गई। इसकी बात करें तो n+2 आ गई एनर्जी, ठीक है। अब आपको n की कोई भी वैल्यू हो, सबसे ज़्यादा इन तीनों की एनर्जी, इन तीनों के लिए तो n की वैल्यू क्या आ रही है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आ रही है बेटा, n+2 की, क्योंकि ये सारे n है और बाकी सारे क्या n+2 है, ये n+2 है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो किसकी रहेगी, n+2 p की रहेगी। ये बात समझ में आई क्या, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी कर दिया आपने। ये बताओ इनमें साहब के लिए n+l की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, सबके लिए क्या क्या आ रहा है, n आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर सेम आ जाता है n+l की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो क्या देखोगे आप, n देखोगे। इसके लिए n है, इसके लिए n-1 है, इसके लिए n-2 है, इसके लिए n की कोई भी वैल्यू ले, अगर ये 5 है तो ये 4 है, ये 5 होगा तो ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा 1 होगा। सबसे लिए n किसके लिए, इसके लिए, तो फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, ns की होगी, क्योंकि इन चारों के लिए n+l की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर n+l की वैल्यू सेम होती तो आप क्या देखते हो, n देखते हो। तो n सबसे ज़्यादा किसके लिए, इसके लिए तो है, क्योंकि ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-3 है, यानी कि n से कुछ कम है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फिर किसकी होगी, ns की होगी, फिर n-1 p की होगी। फिर इसके बाद कौन होगा अपने पास, n-2 d होगा। फिर इसके बाद कौन होगा अपने पास, n-3। क्लियर है ये बात, इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्लियर है, समझ में आए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप थोड़ा सा एक बार बुक में जो आपके दिया रहता है, आप वो प्रिंसिपल उसको देख ले क्या कैसे होता है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल इसको फॉलो करेंगे आप, लेकिन जैसे ही पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी आएगा ये चाहे भूल जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ऐसे कुछ बातें बताऊंगा वहाँ पे आपको, किसको फॉलो करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल अभी इस चैप्टर के लिए इतनी बात ध्यान रखो। अगर मैं बात करूँ बेटा 1s, ये क्या होगा, नीचे इसके क्या होगा 2s, 3s, 4s। आपके ये तो आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा, जब आपने केमिस्ट्री साइंस में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे होंगे 9th वगैरह में, 5s, 6s, 7s। ये बताओ 1p पॉसिबल होता है क्या, तो 1p आप यहीं नहीं लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखते हो आप 2p लिखते हो, फिर नीचे क्या लिखोगे। अच्छा मैंने 7 तक ही क्यों लिया, क्योंकि केवल पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड है, टेबल 7 पीरियड है, 7 पीरियड होने का मतलब कितने सेल होंगे, 7 सेल होंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका 3p, यहाँ पे 4p, यहाँ पे आपका, क्लियर है यहाँ तक। अभी बताओ 2d पॉसिबल होता है क्या, तो आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे 3d यहाँ पे लिखोगे। फिर 3f पॉसिबल होता है क्या, हाँ नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4f यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन आएगा 5f, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6f, और यहाँ पे क्या आएगा 7f। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ से करोगे, आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा बेटा 1s में, फिर 2s में। एरो का मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, फिर कौन किस में आएगा 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, फिर किस में आएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको ऐसे नहीं घूम जाना है कि 1s में भरने के बाद फिर यहाँ से आना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहुँचे फिर आपने यू टर्न ले लिया, ठीक है। यहाँ से अगर आपने 2s में भर दिया तो आपको फिर डायरेक्ट 3s में नहीं भरना, फिर यहाँ पे कहाँ पे आना है 2p में आना है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ से करते हो, n जिसके लो एनर्जी लेवल से, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है 2p की 3s की, 3s की ज़्यादा होगी ना, क्योंकि इसके कितना है 2 + 1 3 है, इसके लिए कितना है 3 + 0 3 है। वैल्यू सेम है तो किस पे डिपेंड करेगा n पे, तो n किसके लिए ज़्यादा है 3 के लिए ज़्यादा है, बोलो। अभी फ़िलहाल इतना सीख लो, पीरियोडिक टेबल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ से करोगे? लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी। ये बताओ कहाँ पे आएगा? पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर उसके बाद फिर समझ पा रहे हो आप इसको? यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे यूटर्न लेके ऐसे मुड़ मत जाना, ठीक है? यहाँ से ख़त्म होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप इस बात को? अच्छा एक चीज़ बताओ, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बहुत बढ़िया। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पी ऑर्बिटल पूछे चाहे डी ऑर्बिटल पूछे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब मैं पी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, पी सबसेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? किसी भी ऑर्बिटल में बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो चाहे पी ऑर्बिटल की बात करें चाहे डी ऑर्बिटल की बात करें तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही तो होंगे। पी ऑर्बिटल की बात करें तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? डी ऑर्बिटल की बात करें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? अगर मैं बोल देता पी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन तो 6, क्योंकि वहाँ पे तीनों ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं, ठीक है? तो अगर और किसी भी ऑर्बिटल की बात करें, चाहे एस ऑर्बिटल की बात करें, चाहे पी ऑर्बिटल की बात करें, चाहे डी ऑर्बिटल की बात करें, चाहे एफ ऑर्बिटल की बात करें, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यानी कि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम, डी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल से मैं बोलूँ तो, डी ऑर्बिटल्स में मैं बोलूँ तो, या डी सबसेल में बोलूँ तो 10, क्योंकि डी सबसेल में 5 डी ऑर्बिटल होते हैं ना। तो एक डी ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2, तो 5 में कितने होंगे? पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 14, क्योंकि एफ सबसेल में कितने एफ ऑर्बिटल होते हैं? 7 होते हैं ना। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? तो 7 में कितने होंगे? समझ पा रहे हो क्या? एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स में ध्यान रखना इस बात को, जब भी ऐसा है कि ऑर्बिटल दिया है कि ऑर्बिटल्स दिया है। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? बोलो, नहीं तो +4 की जगह -1 लेके आओगे। क्लियर है? इसको लिखो, फिर मैं बताता हूँ। नोट पॉइंट लिखो। ये क्वेश्चन CPMT में आया हुआ था, जब CPM आपका ये नीट वगैरह नहीं होता था, CPMT होता था, तब आया था। पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स वाला क्वेश्चन 2 साल कंटिन्यूसली रिपीट किया था। नोट पॉइंट लिखना। इसी में लिखा दे रहा हूँ, लिखना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। डैश करके कितना लिखोगे आप? कितना होगा? 2 होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स कितना होगा? 6। तो ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस समझ पा रहे हो आप बेटा? कोई दिक्कत किसी को? लिखना नेक्स्ट पॉइंट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल कितना होगा? 6 होगा ना। तो मैंने पी के लिए बता दिया, बाकी सबके लिए तो रूल तो सबके लिए सेम ही होगा ना। क्लियर है? चाहे पी के लिए बोले, चाहे डी के लिए बोले, चाहे एफ के लिए बोले, रूल सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालना स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये बात पता होगी क्या होते हैं? आप बोलते हो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन
and half filled configuration is more stable than any other configuration. Stability of full filled and half filled configuration. अच्छा, अगर P सबसेल हाफ फील्ड होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम 6 होते हैं भाई। P सबसेल अगर हाफ फील्ड का मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ना। अगर D सबसेल हाफ फील्ड होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होगा। क्लियर है? अगर F और सबसेल हाफ फील्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? S सबसेल अगर हाफ फील्ड है तो 1। ठीक है, आप ये बोलते हो बेटा कि फुल फील्ड ऑर्बिटल या हाफ फील्ड जो होते हैं, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन एनी अदर फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मैं बात करूँ P3 और P4 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? P3। क्लियर है? जिस एटम के पास P3 कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मैं बात करूँ D5 और D6 में कौन स्टेबल होगा? D5। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझना। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि अमाउंट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? एक्सचेंज एनर्जी का मतलब समझना, एनर्जी। अच्छा ये बताओ, कोई पार्टिकल स्टेबल कब होगा? जब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगा कि उसकी एनर्जी कम होगी? एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा तब होती है जब उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। कोई भी पार्टिकल अनस्टेबल होगा जब उसकी एनर्जी क्या होगी? अगर कोई पार्टिकल एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसका मतलब क्या? उसकी एनर्जी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। एनर्जी रिलीज करने का मतलब क्या? एनर्जी डाउन हो रही है। एनर्जी डाउन होने का मतलब क्या? एनर्जी उसकी कम हो रही है। एनर्जी कम होने की यानी कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। समझ पा रहे हैं? अगर कोई पार्टिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी भाई, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एनर्जी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या? वो उसकी स्टेबिलिटी घट रही है। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल स्टेबल तभी होता है जब उसकी एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, तो जो आप लोग एक्सेप्शन बोलते हो ना, एक्चुअली एक्सेप्शन होता कुछ नहीं है। आपको बस 12th में वो बात समझने के लायक नहीं होते हो आप, फिलहाल तो अभी भी नहीं हो। ठीक है, कि उस बात को समझने के लायक नहीं हो तो इसलिए आपको क्या बोल दिया जाता है कि ये एक्सेप्शन है। जैसे आप बोलते हो क्रोमियम या कॉपर क्या है, या अगर मैं बात करूँ सिल्वर या गोल्ड क्या है? एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन एक्चुअली होता कुछ नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन होता इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि उस टाइम आप उस बात को समझने के लायक ही नहीं होते हो। अगर 12th में बात करें एक्सचेंज एनर्जी की बात करें या मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो उस टाइम आप समझने के लायक नहीं होते हो। क्लियर है? तो इसलिए आपको वहाँ पे बोल दिया जाता है कि क्या है ये? एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बेटा एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? उतनी ज़्यादा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर मैं एक्सचेंज कब होगा, बहुत ध्यान से, अगर मैं बात करूं बेटा इधर समझ लो, ठीक है, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? अगर मैं मान लो इसका D5 कॉन्फ़िगरेशन है और एक हमने क्या बना दिया? D6 कॉन्फ़िगरेशन। D6 कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बनाओगे? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा ना वो सेम एनर्जी लेवल में होगा। ऐसा नहीं कि D वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा S से एक्सचेंज करेगा। ठीक है, अपने में ही क्या होगा? एक्सचेंज होगा। यानी कि D का सिर्फ किसके साथ एक्सचेंज होगा? D के साथ ही होगा। अभी मान लो ये इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इससे एक्सचेंज कर सकता है कि नहीं? इन दोनों में एक्सचेंज हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन किससे एक्सचेंज कर सकता है? इससे कर सकता है। बोलो, ये इलेक्ट्रॉन किससे एक्सचेंज कर सकता है? इससे कर सकता है। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? और ये इलेक्ट्रॉन किससे एक्सचेंज कर सकता है? इससे कर सकता है। अभी और समझो। अच्छा, अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है क्या? इसका हो चुका है इसलिए इसको इससे नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि देखो इसका हो चुका है कि नहीं हो सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? समझ पा रहे हो क्या? ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है क्या? बोलो, समझ पा रहे हो क्या? हाँ, एक्सचेंज जो होगा बेटा हमेशा क्या होगा? सेम एनर्जी लेवल में होगा। सेम एनर्जी लेवल का मतलब
डी का इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर 2D, अगर 3D 4 की बात करें और 2p 6 की बात करें, तो एक्सचेंज होगा डी का डी से होगा, पी का पी में होगा। ऐसा नहीं कि डी का एक्सचेंज पी के साथ हो जाए, ठीक है। डी का जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, क्या होता है, सेम एनर्जी और सेम ऑर्बिटल्स में, सेम सबसेल में होता है। समझ में आ रहे हो आप इस बात को? बोलो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है, समझ पा रहे हो क्या? और ये वाला इलेक्ट्रॉन किससे एक्सचेंज कर सकता है? अब ये बचा, अगर एक एक्सचेंज के दौरान ई एनर्जी रिलीज हो रही तो टोटल कितने एक्सचेंज हो रहे, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? यानी कि अगर एक एक्सचेंज के दौरान ई एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे अगर -e की बात करूँ, -e क्या रिप्रेजेंट करा कि एनर्जी रिलीज हो रही है, -e क्या रिप्रेजेंट करा कि एनर्जी। तो एक एक्सचेंज के दौरान अगर ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो बेटा 10 एक्सचेंज के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -10 ही। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? माइनस, इस बात को समझ पा रहे हो क्या आप? अगर मैं इधर की बात करूँ, यहाँ पे जब ये कम्प्लीटली हो गए तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। अगर ये ऑर्बिटल फील्ड हो गया, ये कपल हो गए, अगर पेयर हो गए, तो यहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है? ये तो इसके साथ पॉसिबल, एक तो ये वाला एक्सचेंज कर सकता है, और एक तो ये वाला, एक तो बोलो, और दूसरा कौन हो सकता है? ये किसके साथ कर सकता है? और ये कितने टोटल एक्सचेंज हो रहे हैं बेटा? 6 हो रहे हैं। तो अगर मैं एक एक्सचेंज में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? ई एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 6 में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? माइनस, किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? 5 में ना। किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? 5 वाले की ना। वो क्या है बेटा, फुल फील्ड है कि हाफ फील्ड है? और ये क्या है, फुल फील्ड है कि हाफ फील्ड है? कोई फील्ड नहीं है, फुल फील्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। समझ पाया आपको? तो इसलिए बोलते हैं बेटा कि जो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं किससे? एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन से, ड्यू टू द हाई एक्सचेंज एनर्जी। ड्यू टू द हाई, अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, एक्सचेंज। समझ पाए आप? बोलो, लिखो फिर। फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, full field configuration and half field configuration is more stable than any other configuration due to the high exchange energy, समझ पा रहे हो बेटा आप लोग? हाँ, ड्यू टू द हाई एक्सचेंज एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं, क्या बोला मैंने? फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल दैन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द हाई एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। अब एक बात लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? हेडिंग डालो एक्सचेंज एनर्जी इसी के अंदर। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? amount of energy is released during the exchange of electron in degenerate orbital or nearest orbital which has same energy। अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। which has same energy, एक बहुत छोटा सा पॉइंट पूछता है बेटा, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? कभी कभी पूछ लेता छोटे मोटे एग्जाम में, बस आपको पता होना चाहिए।
मल्टीप्लिसिटी क्या होती है इधर देखना। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला जो होता है बेटा n+1 होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे n लिखना, वेयर n इक्वल टू, नोट पॉइंट करके लिखना, नोट पॉइंट लिखना एक। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है n+1। अगर n क्या है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा जिसकी पेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 6, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक अनपेयर्ड ये 2 3 4 5, गिनती कर लो ऐसे बच्चों वाले, 1 2 3 4 5। अगर नहीं समझ में आ रहा दिख के, कितने हैं यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 6, वहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी है 5। क्लियर है। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट लिखना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक, हाँ नोट पॉइंट में सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बार भी नीट में ये क्वेश्चन आया है मैग्नेटिक मोमेंट से, यही ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+2 Bm। Bm का मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। यानी यहाँ पर भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Bm का मतलब यहाँ पे बोर मैग्नेट्रॉन, यूनिट होती है इसकी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आज, जो क्लियर है। कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है अभी इस चैप्टर में। कहीं भी आप एक ऐसा क्वेश्चन किसी भी बुक में, किसी भी सीट में ऐसा नहीं पाओगे जो इस कॉन्सेप्ट से बाहर है, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर करके देख सकते हैं, किसी भी बुक से करके देख सकते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ईमानदारी के साथ। क्लियर है। बोर मैग्नेट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करोगे बेटा, आप बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फिल करोगे, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वहाँ पे ग्राफ एक बार फटाफट लिख लिया करो, ठीक है, 1s2s ऐसे समथिंग लाइक दैट। किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा टोटल, जेड के इक्वल, बोलो। क्योंकि जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ, भाई जब एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, उतने ही न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ना, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इम्पॉर्टेंट ये है जो मैं लिख रहा हूँ, इसकी 3D सीरीज।
करो फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ, ये देखने के लिए नहीं है बेटा, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर को छोड़ देना, इसको मैं बताऊंगा अभी। सीआर जहाँ पे स्टार लगा है ना, जहाँ पे आपका एक्सीडेंट होगा वहीं पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी और भी एक्सीडेंट वाले केस हैं, ठीक है। तो मुझे वो बताना, जहाँ पर नॉर्मल तो सब कर लेंगे, जहाँ पर एक्सीडेंट होना है उसको बताना है मुझे। कर रहे हो भाई? बोल रहे हैं उनको। ये ऐसा क्यों हुआ? ये हाफ फील्ड हो जाता है। हाँ, हाफ फील्ड की वजह से हाँ, ये हाफ फील्ड होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम ऐसा एस ऑर्बिट। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। किताब खोल के कर रहे हो क्या भाई? अरे खोल के नहीं कर रहा, उसमें कहाँ है, उससे थोड़ी ना, वो ये देख रहे हो जब आप बता रहे हो। तू गलत बता रहा था क्या मैं? नहीं तो वो देखते रहते हैं, चलो यहाँ से नहीं हो जाता मतलब। एक काम करो बेटा, एक टाइम पे दो जगह दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। उसको घर पे पढ़ो। दिमाग नहीं लगा सुनते आपको। आपने कहाँ तक किया? कापर का ये 20 क्यों लिखा है? 30 होता है ना, 29 होता है ना कापर का। ये कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम लिखा है। अच्छा नहीं, तुमने, मुझे लगा। आपको पीछे समझ में आ रहा है? आप कर पा रहे हो? कॉपी लेके आना, थोड़ा दिखाना। अच्छा रुके रहो, मैं आ रहा हूँ उधर। दिखाना भाई। कहाँ पे गया? आपने तो अभी कुछ किया ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। इसमें जैसे है कैल्शियम का तो 4s2 तक हो गया। स्कैंडियम का जाएंगे तो जैसे हम यहाँ पे 3p किए थे वैसे 4p तो कर सकते हैं ना। क्या किए हो? 3p क्या? स्कैंडियम पे गए 3p, उसके बाद 4s2, फिर उसके बाद से ले लेता। इसकी एनर्जी कितनी होगी? 5, 4p। इसके पहले क्या आएगा? 3d आएगा ना, 3 2 5। 3d की भी एनर्जी कितनी है? 5 है। 4p की भी एनर्जी कितनी है? 5 है। 5 है, दोनों की एनर्जी 5 है, लेकिन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? 4p, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 3d में जाएगा कि 4p में जाएगा? तो फिर
इधर देखो भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पहले ऐसा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अभी जो थोड़ा सा अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट आप फटाफट विद इन सेकेंड में बना लोगे, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं रहेगी पेपर में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बना लो, पूरा मत बनाना, ठीक है, पूरा मत बनाना, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे कुछ बना लो, अगर आगे पूरा मत बनाना, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, पूरा मत बनाना, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बना लेना आगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया 3P तक बना दिया, 4 तक बना दिया मान लो, और यहाँ पे क्या कर दिया 3D कर दिया, यहाँ पे कितना कर दिया 4D कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया 4F कर दिया। मैंने पूरा नहीं बनाया, अगर मुझे आगे फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पूरा बना लूँगा। ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भरना है बेटा, तो पहले किस में भरोगे, एस में कितने मैक्सिमम, तो आप क्या लिखोगे पहले, कितना बचा भाई, फिर आपने फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2s में जाएगा, 2s2, फिर किस में भरा आपने, तो p में कितना भर दिया मैक्सिमम, फिर किस में जाएगा, कितने हो गए काउंट कर लो, 2 2 4 6 4, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो एक कहाँ पे जाएगा, एक में जाएगा, तो आप क्या लिख दो डायरेक्ट 1s2, फिर उसके बाद क्या करोगे 2s2 2p6 3 1, ठीक है। फिर आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं नेक्स्ट में 7, इधर देखो पीछे आप, ठीक है। आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा 17 इलेक्ट्रॉन, तो एस में पहले भरा, एस में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, फिर भी आपको किस में भरना है, 2 में कितने मैक्सिमम, पी में मैक्सिमम कितने 6, फिर एस में आएगा, एक्स में मैक्सिमम कितने 2, तो आपने यहाँ पे कितना भर दिया, काउंट कर लो कितने हो गए, 2 2 4 6 4 10 2 बॉल, कितने बचे 5, तो 5 कहाँ भरोगे आप, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा भाई 1s2 2s2 2p6 और कौन बचेगा 3s2 और 3p, समझ पा रहे हो क्या। मैग्नीशियम का कितना है बेटा 12 है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 यहाँ पे भरा, 2 2 4 भरा, 6 4, कितने बचे 2 यहाँ पे भर दिया, तो कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे, तो कितना हो गया, बात क्यों कर रहे हो भाई, कौन बात कर रहा है, 2s2 2p6 कितना हो जाएगा 3s2 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन, अब किसको भरना है अपने को, आर्गन का कितना होता है इसका 18 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 18, तो 2 2 4 6 4 10 2, कितने बचे, तो 6 कहाँ भर दोगे आप पे में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 1s2 2s2 2p 3s2, फिर उसके बाद 3p, फिर किसके ऊपर करना अपने को 18 तक तो कर दिया, फिर कितना बचा है 2 बचा है, 2 कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर दिया 4s2 कर दिया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1s2 2s2 2p 3s2, कौन जाएगा 3p 4। अच्छा एक चीज़ बताओ, इतनी चीज़ को तो मैं आर्गन भी तो लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे नीचे क्या लिख सकता हूँ इतनी दूर पे आर्गन, फिर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, बोलो। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जुबान पे होनी चाहिए एकदम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं बताता हूँ इधर, आप समझो कितने इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम का कितना भरना है 21, 20 तक अपन ने कर लिया, 20 तक कहाँ पे आएगा बेटा 2 2 4 2 6 2 कितना हो जाएगा 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, कितने बचे हैं 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा 3d1 में जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। तो कितना हो जाएगा 1 2s2 2p6, आवाज़ ही कर रहे हो भाई, 3s2 3p6 और यहाँ पे 3d1, इतनी दूर को मैं क्या लिख सकता हूँ आर्गन लिख सकता हूँ, बोलो। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4s2, या ऐसे लिख दूँ, चलो ठीक है 4s2 3d, टाइटेनियम है, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा डी में ही तो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दूँ क्या आर्गन, और ये कितना हो जाएगा 4s2 और 3d2, समझ पा रहे हो क्या। टाइटेनियम में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया वैनेडियम में, वैनेडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो इसको क्या कर दोगे आर्गन, और ये कितना कर दोगे 4s2 3d, क्लियर है। इसको छोड़ो, अभी आते हैं इस पर, ठीक है। इसका बताओ कितने इलेक्ट्रॉन 25, तो यहाँ पे क्या करोगे आप आर्गन, और यहाँ पे क्या करोगे 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d, समझ पा रहे हो आप लोग। आरस
सच सच बताना, नेट की कसम खा के बोलो। ठीक है, आयरन में कितना है, तो ये कितना हो जाएगा आर्गन, और ये यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। कोबाल्ट में आर्गन 4s2 और ये 3d। निकल में कितना होगा आर्गन, आ रहा है समझ में, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। ठीक, 4s2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d। इसको छोड़ो, भी बताता हूँ इसको। जिंक का कितना होगा आर्गन, और ये कितना हो जाएगा 4s2 और ये कितना हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत। आते हैं अब किस पे, क्रोमियम और कॉपर पे। ठीक है, यहाँ तक रफ कर दे इसे, बोलो सबसे हो गया है। ठीक, आ रहा है समझ में। इससे ज़्यादा बेसिक और क्या बताइए, ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती है वैसे टारगेट बैच में, बता दी जा रही, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ये सब बताने का। इधर देखो आप, क्रोमियम का अगर आप इसके अकॉर्डिंग करोगे बेटा, पहले तो इसके अगर अकॉर्डिंग करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2, या मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या आर्गन, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 4s2 और 3d4। ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। यहाँ तक समझो आप। पहले कौन आएगा बेटा 4s आएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितना है ठीक है, ये समझ में आए। अगर बेटा इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी अगर ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एनी अदर फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है। तो बेटा जब भी सिर्फ और डी और एफ, एक्सेप्शन कहाँ पे है, सिर्फ डी और एफ ब्लॉक में ही है, एस और पी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक में जब भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द फुल, किसको, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनने के लिए, जब भी डी और एफ, और डी या किसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट में, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनने के लिए, तो नियरेस्ट से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रमोट हो जाता है, लो एनर्जी स्टेट से कहाँ पे प्रमोट हो जाता है, इसकी एनर्जी लो है ना, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में प्रमोट हो जाता है। क्यों, ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी, किसकी वजह से, हाई स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो, एक इलेक्ट्रॉन की, क्या फुल फील्ड बनने के लिए या हाफ फील्ड बन, इनमें और इनमें के बीच में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, अभी जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे एक कर्व बताऊंगा मैं, वहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, जो इनके एस और डी ऑर्बिटल के बीच एनर्जी गैप होता है, जो एस और डी ऑर्बिटल के बीच एनर्जी गैप होता है, एस और डी सबसेल के बीच में, सॉरी एस और डी सबसेल के बीच में जो होता है एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी कि एस और 4d के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रमोट हो जाता है, 4s से, यानी कि लो एनर्जी स्टेट से कहाँ पे प्रमोट हो जाता है, हाई एनर्जी स्टेट में। ठीक है, जबकि एस और पी ब्लॉक के साथ ऐसा ही इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होगा, एस और पी को भी तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी फुल फील्ड या हाफ फील्ड बनने के लिए। जैसे आपने क्लोरीन लिखा था बेटा, क्लोरीन क्या लिखा था, 1s2 2s2 2p कितना था, 2p6 3s2 3p5 ना, 3p5, इसको भी तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है फुल फील्ड बनने के लिए, ये भी तो ट्रांसफ़र होना चाहिए था। यहाँ पे इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि एस और पी के बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जबकि एस और डी या एस और एफ के बीच में जो एनर्जी गैप होता है क्या होता है, कम होता है। इसलिए क्या होता है, जो क्रोमियम से क्या होता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में प्रमोट हो जाता है, या एस से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ में प्रमोट हो जाता है, एफ में, जबकि एस और पी में ऐसा नहीं होता है। समझ पा रहे हो। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी फुल फील्ड या हाफ फील्ड बनने के लिए, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रमोट हो जाएगा, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में। किस केस में, जब डी और
एफ में होगा, एस और पी के केस में ऐसा। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है फुल फील्ड बनने के लिए, हाफ फील्ड बनने के लिए, तो आप क्या कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, प्रमोट कर दोगे। कहाँ से, लो एनर्जी स्टेट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, हाई एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। क्लियर है। ये 4s2 है और ये कितना है, 3d 4 है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा फिर, ये होगा। समझ में आ रहा है क्या। तो कभी जब भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे डी ब्लॉक एलिमेंट कैसा भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करो जहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की, किसको, फुल फील्ड या हाफ फील्ड बनने के लिए, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दोगे, एस से कहाँ पे प्रमोट कर दोगे, डी में, या एस से कहाँ पे प्रमोट कर दोगे, एफ में। ठीक है, समझ में आई ये बात। अगर मैं सिमिलरली अगर अपन बात करें, लेकिन क्या एस से पी में प्रमोट होगा, क्या नहीं होगा। क्लियर है। अगर मैं बात करूँ कॉपर की, तो कॉपर कितना होता है, 29 होता है। क्लियर है। कॉपर कितना होता है, 29 होता है। तो इसका अगर मैं बात करूँ आर्गन, और क्या करोगे आप, 4s2 और 3d9। अगर आप किससे, अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल के, आप फिर आपने देखा 3d9 आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की, किस क्या बनने के लिए, फुल फील्ड बनने के लिए। समझ पा रहे हो। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा कहाँ पे, एस से डी में। समझ में आ रहा है क्या। तो अगर आप ऐसा करते, अगर बेटा आप ऐसा करते तो ये क्या होता, गलत होता। क्यों, क्योंकि इसको चांस है क्या बनने के लिए, फुल फील्ड बनने के लिए। क्यों, क्योंकि एस और डी के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रमोट हो जाएगा, डी में प्रमोट हो जाएगा। ठीक है। बस इसको कॉपर और क्रोमियम को याद रखो। ठीक है। अच्छा, कॉपर के नीचे भी 3 एलिमेंट और आते हैं, क्योंकि भाई कॉपर के नीचे जो आएगा उसका भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा। तो यानी कि कॉपर के नीचे कौन आता है बेटा, Ag आता है। सिल्वर का कितना होता है, 47 होता है। इसके में सेम रूल लगेगा। ठीक है। वहाँ पे D से क्या होगा, S से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा। फिर इसके बाद कौन आता है, Au आता है। Au का कितना होता है, 79। इन दोनों भी यही सेम केस लगेगा, और भी लगेंगे जो आएंगे, जो इनके नीचे होंगे उनमें भी क्या होगा, यही सेम रूल लगेगा। क्लियर है, समझ में आए। मतलब ये समझ लो 3D तो बिल्कुल पूरा एकदम कंठस्थ होना चाहिए। 3D मतलब एकदम हवा में बोलो आप। ठीक है। क्लियर है कि मतलब आपको अगर बोला जाए तो आपको करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, CU AG AU को अपन क्या बोलते हैं, कॉइंज मेटल भी बोलते हैं। कॉइंज मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका काम सिक्के बनाने के काम में आता है। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे गोल्ड के सिक्के आते हैं, सिल्वर के सिक्के आते हैं, कॉपर के तो आप चल ही रहे हैं आपकी जेब में जो पड़े हैं। क्लियर है। तो CU AG AU को क्या बोलते हैं अपन, कॉइंज मेटल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको लिखो फिर। पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं, फिर पहले इसको लिखो दोनों एग्जाम्पल। लिख लिया, पॉइंट लिखो फिर। when deficiency of one electron, when deficiency का मतलब क्या है बेटा, कमी। ठीक है। when deficiency of one electron for full field configuration and half field configuration, for full field configuration and half field configuration, then
then one electron is promoted from low energy state to high energy state. To attain maximum stability. क्लियर हुआ यहाँ तक बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, दिस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. S and P block element because यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक है, बिकॉज एनर्जी गैप इज हाई. क्लियर हुआ यहाँ तक बात? समझ पाओगे अब कॉपर और क्रोमियम का क्यों उल्टा होता है, मतलब क्यों 3D4 नहीं 3D5 बन जाता है. क्लियर है? फिजिक्स वाली क्लास आज नहीं चलेगी आपकी क्योंकि उनके घर मिसहैपनिंग हो गई है थोड़ी सी. ठीक है, उनकी वाइफ के यहाँ. ठीक है, तो घर परिवार भी संभालना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो आपको ब्रेक चाहिए कि मैं डायरेक्ट कंटिन्यू करूँ? क्या ब्रेक लोगे आप? ब्रेक लोगे आप? कितने लोग चाहते हैं ब्रेक चाहिए? आपने ही सबसे ज़्यादा मेहनत की है. ठीक है, कितने लोग चाहते हो भाई? तो आप ज़बरदस्ती उठवाओगे क्या? अमित शाह हो गए हो क्या आप? मतलब किसी को भी अपनी पार्टी में मिला लेना है. कितने लोग चाहते हो? शर्मा कह रहे हो भाई? बस 2 लोग चाहते हो? बहुत, आप भी नहीं है तो फिर क्या ब्रेक? चलो आगे पढ़ो, फिर ख़त्म हो चुका. मेरे को क्वेश्चन ही कराना है अब. ठीक है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है आज. क्लियर है? DPP जो मिलेगी 60 से 70 क्वेश्चन उसको कर लेना. क्लियर है? करा दे रहे हैं उसको भी, आपकी प्रॉब्लम के समझ सोल्यूशन में करा दे रहा हूँ. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो पहले. कैलकुलेट ऑल 4 क्वांटम नंबर. कैलकुलेट ऑल 4 क्वांटम नंबर for last electron and outermost electron. Calculate all 4 quantum number for last electron and outermost electron for chromium. ठीक है, क्रोमियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. अच्छा, एक चीज़, एक पॉइंट लिखो बेटा. लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे हाई होती है जिस इलेक्ट्रॉन की, उसे अपन क्या बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको बोलोगे आप? जिसकी एनर्जी क्या होगी? अब कैसे डिसाइड करोगे किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हाई है? जो ज़्यादा एनर्जी, जो हाई एनर्जी सब सेल में जाएगा. बोलो, जैसे 3D में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो होगा 4p वाले से 2s वाले से तो ज़्यादा ही होगी ना, क्योंकि 3D की एनर्जी क्या है? 2s से ज़्यादा है. 3D में, यानी कि 3D की एनर्जी 2s से ज़्यादा. तो इसका मतलब क्या, जो 3D में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? 2p वाले से ज़्यादा होगी. समझ पा रहे हो इस बात को? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लिख लो पॉइंट करके. इलेक्ट्रॉन विच हैज़ मैक्सिमम एनर्जी इज कॉल्ड last electron. लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आया आपको? कौन सा इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन बोलोगे आप? जिसकी एनर्जी, करो बेटा करो, क्वेश्चन करो.
तो जब भी आपको क्वांटम नंबर है तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप बता नहीं पाओगे कि कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन है। समझ पा रहे हो आप? तो करो फिर फटाफट। इधर देखो, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन समझ लो फिर मैं। इधर देखो, किसकी बात हो रही है बेटा? किसकी बात हो रही है? क्रोमियम की बात हो रही है ना। अगर अपन क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख दूँ मैं क्या? आर्गन और कितना होगा? 4s1 3d 5। कौन 4 बोला भाई? अभी बताया 3d। अभी क्यों, कौन सा इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 4 है उसकी एनर्जी, इसमें कितना है? 5 है। तो यानी कि जो 3d 5 वाला होगा वही क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो अभी बताओ बेटा, अगर आप करोगे 3d 5 ना, 3d 5 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे अगर, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अपने को? 5 ना। तो यानी कि 1 2 3 4 5। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो आप कैसे करोगे? -2 -1 0 +1 +2। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, इसके लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके लिए एन की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है? डी सबसेल में है। तो डी के लिए एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू कितनी होगी? +2 +2। अच्छा एस की वैल्यू क्या होगी? या तो +½ हो सकती है, या भाई अगर आपने ऐसा किया तो +½ होगी, या अगर आपका मन है उल्टा कर दिया तो क्या होगी? माइनस। तो ऑप्शन में दिया रहेगा +½ या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा +½ और -½ या तो +½ दिया रहेगा या तो दोनों ऑप्शन। अच्छा मैंने बताया था कभी कभी एग्जाम मोस्ट टाइम यही दिया रहेगा, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर का मूड घूम गया अगर, तो क्या होता है, उसने -L की जगह से क्या बोल दिया? प्लस। मैंने बताया था एम की वैल्यू क्या होती है? -L to +L। या एक चीज़ बताई थी +L से -L भी बताया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। तो यहाँ पर अगर +L से -L के करें तो +2, या +1, ये कितना होगा? 0 -1 -2। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3। इलेक्ट्रॉन किस में है? 3d में है। l की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। m की वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग? -2। s की वैल्यू कितनी होगी? +½ या? समझ में आया? मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिया रहेगा, ठीक है। कभी कभी ये आता है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। समझ में आया? लास्ट इलेक्ट्रॉन समझ में आया बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ना। सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन कौन? अच्छा ये बताओ, ये जो 3d वाला इलेक्ट्रॉन है 3rd सेल में है, और 4s वाला इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? 4th सेल में है। यानी कि आउटर मोस्ट कौन सी सेल होगी? 4th सेल होगी, क्योंकि 4th सेल ही तो बाहर है। तो भाई 4th सेल ही तो बाहर है, बताओ। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो किस में है भाई? 4s2 की बात हो रही है। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरना अपने को, 1 भरना है ना। n की वैल्यू इसके लिए कितना है? n की वैल्यू कितना बेटा? s की वैल्यू कितना है? l की वैल्यू कितना है? l की वैल्यू 0 होती है s के लिए, ठीक है। m की वैल्यू कितनी होगी? 0 ही होगी ना। और s की वैल्यू कितनी होगी? +½ या? समझ में आ रहा है क्या आपको कैसे करना है? इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि बोल देगा सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ। समझ पा रहे हो आप? कर ले जाओगे इस टाइप के क्वेश्चन। बोलो समझ में आया? अच्छा एक चीज़ बताओ, एक पॉइंट और आता है, अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है? मैग्नेटिक मोमेंट बताना है तो कितना आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। देखो आपने कंफ्यूज कहाँ पे होगे ना, आपने पढ़ा है एक क्या? एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है। एक तो आपने क्या पढ़ा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल, वो क्या पढ़ा था? NH/2π पढ़ा है। देखो इधर सुन लो, पहले आपने क्या पढ़ा बेटा? एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, वो क्या होता था? MBR = NH/2π। समझ में आया? नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था?
कितना होता था √L+1 H/, और एक क्या पढ़ा, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था, √N+2 बोर मैग्नेट्रॉन। N क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ। अगर इसका हमें बताना क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा तो कितना होगा, या इधर अभी रुक जाओ, अभी मत बताना, रुक जाओ, अभी इसमें प्रॉब्लम है, अभी कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हमें Cr+1 का कॉन्फ़िगरेशन करना है, अभी इधर देखो, बहुत ध्यान समझना, Cr+1 क्रोमियम +1 का मतलब क्या हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से बाहर निकलेगा, आउटर मोस्ट सेल से निकलेगा ना। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 4s है ना। तो अगर 4s हो, अगर इसकी बात करें तो ये वाली सेल गायब हो जाएगी। तो अपन अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, आर्गन, और कितना बचेगा 3d 5। अगर Cr+2 का बताना है तो बेटा, Cr+2 का बताना है तो भाई अब तो 4s से निकल रहा, अब कौन बचा लास्ट, 3d वाला बचा। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन और 3d। समझ पा रहे हो क्या। अगर आपको Cr+3 का निकालना है तो 3d, बोलो। अगर आपको क्रोमियम +6 का निकालना है तो ये पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा। समझ पा रहे हो आप, कर ले जाओगे, ठीक है, करो इसको भी कर लो।